हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या कोई और एग्ज़ाम हो, तो उसके सिलेक्शन का एक प्रोसेस क्या होता है या फिर एक प्रोसेस फ्लो क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये तो समझेंगे कि आपको कितने स्टेजेस के थ्रू गुजरना होता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप जब सेलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जो तैयारी करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं और किस स्टेज में कैसे तैयारी करनी होती है वो बहुत उनके लिए लाभदायक होगा। तो अब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये वीडियो किसी खास एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम है, उन सब के लिए लाभदायक होगा। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। आप देख सकते हैं इसका टाइटल है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि आप सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। मैंने इसको डिफरेंट स्टेजेस में बांटा हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, जिसको नाम दिया गया स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन की, जब आप प्रिपरेशन करने की सोचते हैं और उसकी तैयारी करने की सोचते हैं, अभी किया नहीं, सोच रहे हैं। आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आप तैयारी करना शुरू किए हैं एग्ज़ाम के बाद, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब आप बैंक की तैयारी करेंगे, एसएससी की करेंगे, रेलवे की करेंगे या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम, पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई और स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, उसकी तैयारी करेंगे। कई बच्चे सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मतलब किसी में भी सिलेक्शन हो जाए। सिलेबस कहने के ऊपर से तो सेम रहता है, लेकिन आपको पता होगा जब आप तैयारी करते हैं कि सिलेबस ऊपर से तो सेम रहता है, अंदर से उसमें बहुत ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं। खैर, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जब तैयारी करना शुरू करें तो आप अपना कोई एक मेन एग्ज़ाम जरूर डिसाइड करें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पहले प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी होता क्या है कि आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें, 1 महीने के बाद एसएससी का कोई फॉर्म आ गया, बैंक का फॉर्म अभी कोई नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत स्विच कर लेंगे, फिर एसएससी की तैयारी करने लगेंगे। फिर एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, रेलवे में फिर कोई वैकेंसी आ गई, बम्पर वैकेंसी, फिर आप सोचेंगे नहीं इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो होगा क्या कि ना तो आप बैंक की तैयारी कर पाए, ना एसएससी की, ना फिर रेलवे की। फिर आपको बीच में बहुत सारे और फीडबैक मिलते रहते हैं, इसमें वैकेंसी कम है, उसमें सिलेक्शन बहुत देर से मिलता है, उसमें बार बार एग्जाम कैंसिल होता है, ऐसे करके डिलेमा में फंसे रहेंगे। किसी एक पे फोकस रहेगा अगर आपका ज़्यादा, तो आप थोड़ा एक फोकस्ड वे में तैयारी कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप पता होना चाहिए आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे मेनली, बाकी तो कर देंगे, मेनली इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आपको जो उसका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल का मतलब जो बेसिक उसकी बुक्स हैं या फिर जो पीडीएफ्स हैं या फिर जो नोट्स हैं, आपके सीनियर हो, कोई दोस्त हो, वो आपको पहले रख लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि अच्छा इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं, उनको भी लगाना होता है ना। तो स्टडी मटेरियल आप जो उस समय उपलब्ध हो सके आप उसको पहले रख लीजिए, ताकि आप सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकें कि अच्छा इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये पूछा जाता है, उसमें आपका पार्ट आप कितने कंफर्टेबल हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेज 1 का। ध्यान रखिए, अभी आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है, आपने सोचा है, डिसाइड किया है, वो स्टेज है। वो है कि आप किसी एक कोचिंग, एजुकेटर, मेंटर, इसको फाइंड करिए। मतलब कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कई बार आप जब खुद से तैयारी करते हैं बिना किसी की बात सुने माने, तो आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसी जगह मेहनत करते हैं जो एग्जाम में बहुत कम नंबर का या तो पूछा जाएगा तो पूछा ही नहीं जाएगा, और वो पार्ट आप एकदम स्किप कर देते हैं जो पूछा ही जाएगा। इसीलिए आप कोई भी एक कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन, जैसे भी आप सुटेबल हो, आपको कोई एजुकेटर पसंद है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, या फिर आपको कोई मेंटर है आपका, जैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है सिलेक्शन हुआ, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, कोई भी ऐसा, तो आप उसको मेंटर अपना बना सकते हैं, जो कि आपको ये बताए कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते हैं, और आपको पता है ना कि आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हर एक चीज़ में, चाहे कोचिंग हो, एजुकेटर हो, बहुत ऑप्शंस हैं।
तो आप सबको अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे डेली तौर पे तो आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे। किसमें? कि अगर कोई टीचर है जो कि रीजनिंग का टीचर है, वो आपको कहेगा कि आप बेटा रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो गेम चेंजर है, वहाँ से नंबर निकलते हैं, और अगर वो गड़बड़ हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप किसी क्वांट के टीचर को फॉलो करेंगे तो सेम चीज़ वो कहेगा, इंग्लिश वाला टीचर वो कहेगा, है ना। या फिर आप किसी एक खास कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आप अगर जाओगे तो हर एक टीचर की अपनी बात होती है पढ़ने की और पढ़ाने की, और ऐसे आप 2-4 कोचिंग को अगर फॉलो कर लिया ऑनलाइन तो इतना खिचड़ी सा बन जाएगा आपके दिमाग में कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। तो इस वजह से आप शुरुआत में जब आपको डिसाइड करना हो कि किसको फॉलो करूंगा या मुझे किससे समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा जब पढ़ाई की बात आती है तो मज़ा कहाँ आ रहा है, समझ कहाँ आ रहा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको मज़ा बहुत आता है पढ़ते हुए, लेकिन जब आप पढ़ते हैं वो इतना लो लेवल का रहेगा या फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, केवल मज़ा ही आता है खूब। कई बार आप ऐसा पढ़ते हैं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको शुरुआत में ऐसा लगता है मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो बहुत कुछ समझ में आ जाए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसी जगह पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आए और जो काम की चीज़ हो, मज़ा आए ना आए, वो जब आने लगता है चीज़ें समझ में तो अपने आप ही मज़ा आने लगता है। तो ये डिसाइड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के आप 1 हफ्ते 10 दिन लीजिए, डिफरेंट टीचर्स कोचिंग्स को फॉलो करके देखिए कि आपको कहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिर आप किसी 1-2 को ही फॉलो करना शुरू करिए, जिससे आपको थोड़ा टाइम भी आपका बचे और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके खिचड़ी ना बने कि अच्छा क्या फॉलो करना है क्या नहीं। तो यह है स्टेज 1। स्टेज 1 में की गई गलतियाँ आपकी प्रिपरेशन के टाइम को बढ़ाती हैं, या फिर प्रिपरेशन का टाइम मतलब सिलेक्शन का टाइम आपका बढ़ाती हैं। मतलब आपको पहले ये ना पता हो कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एक महीना वाली तैयारी करेंगे तो फिर टाइम तो लगेगा। फिर आप सबको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे अगर हैं तो फिर फ्री में कंटेंट उपलब्ध है तो सबको फॉलो कर रहे हैं, मज़े के लिए पढ़े जा रहे हैं। 2 घंटे पढ़ लिए, उसमें आता जाता कुछ नहीं, काम की चीज़ कुछ नहीं पढ़े, केवल मज़ा आया। तो स्टेज 1 में की गई गलतियाँ सिलेक्शन के टाइम को बढ़ाती हैं। स्टेज 1 आपका बड़ा सही होना चाहिए, बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। जो आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की, जो कि कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई की एकदम बैकबोन है या सिलेक्शन की आपकी बैकबोन है। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। आपको पता होगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका एक सिलेबस होता है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर आपके पास 9 से 10 महीने हैं जब आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये एग्ज़ाम मुझे मेनली फोकस होकर पढ़ना है, तो आपको जो पहले 3 से 4 महीने होते हैं, या किसी का अगर सिलेक्शन हुआ है तो जनरली यही सीन है, 3 से 4 महीने आपको जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, वो एकदम स्ट्रांग करने होते हैं। उसमें अगर कमी है और आप सोच रहे हैं कि CISI की कोई ट्रिक पढ़ लिया, इंस्टॉलमेंट निकालने की कोई जुगाड़ सीख लिया, उससे काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी तब तक आपसे एग्ज़ाम्स अब नहीं निकलने वाले, चाहे वो SSC का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, रेलवे का एग्ज़ाम क्यों ना हो, जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो आपको अगर चीज़ें समझ में आती हैं तब तो ठीक है, रटने रटाने से कुछ होने वाला नहीं। तो आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो 3 से 4 महीने, इसको टाइम बाउंड इसलिए किया गया है, कई बार बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, वो अपने घर से तैयारी करने निकलते हैं, किसी शहर में रूम लेके पढ़ते हैं, तो ऐसे में होता है ना कि वो घर से निकले हैं तो उनके 3 से 4 महीने शुरुआत के, या फिर कई बार तो मैंने देखा है कि 1 साल तक तो यही सोचते हैं अभी तो तैयारी करने आई हैं। इस वजह से उनका सिलेक्शन आप खुद ही लेट कर देते हैं कि अभी तो आए हैं, अभी कहाँ सिलेक्शन होगा। आपको टाइम बाउंड रहना होगा कि आप 3 से 4 महीने बहुत समय होता है अगर आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप अपने जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपको हर एक क्वेश्चन की अप्रोच पता चल जाएगी, टाइम वर्क की अप्रोच क्या होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस की अप्रोच क्या होगी, पजल्स को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, कैसे पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है ना, सिरॉक्स का बेसिक्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। ये जो अप्रोच वाला पार्ट है 3 से 4 महीने में आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जब बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, आपको अप्रोचेस पता चल गई, उसके बाद आपको मॉक देना है। मॉक देने का मतलब कि आप जब मॉक दोगे, अब ये मॉक क्यों दे रहे हैं दोगे आप, उसको भी आप समझिए। पहले मॉक दे देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही मॉक दे दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब आप यहाँ मॉक देते हैं तो यहाँ भी आपको नंबर से मतलब नहीं है कितने नंबर आप पा रहे हो, क्या रैंक है,
जब आप ये मॉक देते हो तो इससे मतलब ये होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि ये जो शुरुआत के 3 से 4 महीने आपने सीखा है उसमें कहाँ पे कमी रह गई है। मतलब कि मान लीजिए आपका कोई क्वांट का एक चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट अभी आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे, मॉक में जब क्वेश्चन आप देखोगे तो समझ में आएगा क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर सिलॉक्स में आप किसी टाइप पे फंस रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा अच्छा इसका कंक्लूजन सही होगा कि गलत होगा, तो यहाँ पे जब आप मॉक दोगे तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि अच्छा अभी कमजोरी कहाँ पे है, आपकी वीकनेस कहाँ पे है। तो जो आप इस वीकनेस को नोट करो कि भाई ये पार्ट, ये टॉपिक मेरा भी कमजोर है, तो आप उसको सुधारने पे ध्यान लगाओगे। और वो आपको कैसे करना है, सेल्फ स्टडी या फिर ग्रुप स्टडी से। कई बार बच्चों का एक ग्रुप भी हो सकता है आपके दोस्तों का, तो आप ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी में कम से कम 3 से 4 घंटे बिताओ। कब, शुरुआत के बेसिक्स वगैरह समझने के बाद, ताकि जो आपकी कमियां हैं, कई बार ऐसा होता है आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, आपको सिलॉक्स थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आपके दोस्त को अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो जब आप ग्रुप स्टडी करने बैठोगे तो आपको समझा देगा, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचा जाएगा और ऐसे इसका कंक्लूजन सही या गलत होगा। या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है आप उनकी वीडियोस को फिर से देखिए, वो वाला पार्ट कि अच्छा इसके कहने का मतलब क्या है, या फिर क्वांट में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, तो वो कहने का मतलब क्या आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब आप 3 से 4 घंटे अपने देंगे तो होगा क्या उससे कि आपकी जो कमजोरियाँ हैं वो पता चलेंगी, साथ ही साथ वो दूर होना शुरू होंगी, क्योंकि कमजोरियाँ दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, इसको नाम दिया बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करने का मतलब ऐसा हो गया कि जब आप तैयारी करने जाते हैं, सभी के साथ होता है कि उसका कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है। इंग्लिश हो सकता है, करंट अफेयर हो सकता है, क्वांट, रीजनिंग, कोई भी एक। तो जनरल ट्रेंड ऐसा होता है कि जब भी आपका कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है शुरुआत के 3 से 4 महीने में, तो आप जनरली उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसी को ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, बाकी सब्जेक्ट आपके थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए, जो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है उसको प्रैक्टिस करिए रेगुलरली, लेकिन जो चीज़ें कम समझ में आए उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाए, उसके कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए। तो ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट के भरोसे रह गए या फिर 2 सब्जेक्ट के भरोसे रह जाएंगे तो एग्जाम में आपके नंबर कम पड़ जाएंगे। अभी तो कंपटीशन इतना है कि नंबर कम पड़ जाते ही जाते हैं। तो बैलेंस करना है आपको, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना किसी भी सब्जेक्ट, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब कोई बहुत अच्छा आ रहा है तो आप मतलब एकदम से अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप इतना कर लो कि उसमें ठीक ठाक नंबर मिल जाए। ये नहीं कह रहा कि आप उसमें टॉप ही करो, ठीक ठाक नंबर मिल जाए, ताकि आपका जो ओवरऑल कट ऑफ बने उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये बैलेंसिंग वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं शुरुआत में, फिर उनको यही लगता है कि अगर इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छी होती तो सिलेक्शन हो जाता। अच्छी होती का मतलब आपको पता था कमज़ोर है, अच्छी होती का मतलब पता था कमज़ोर है, लेकिन आपने फिर भी उसको अच्छा करने पे ध्यान नहीं दिया। तो यही पार्ट है बैलेंसिंग का, कि आपको जो भी टॉपिक सब्जेक्ट लग रहा है कमज़ोर, उसको सबसे पहले इम्प्रूव करिए। तीसरे स्टेज की अगर हम बात करें, तीसरा स्टेज जनरली आता है जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में 1 महीने से कम का समय बाकी रहे, तो तब आपको क्या करना चाहिए। अब शुरुआत के मतलब मैंने एक आपको अजम्पशन कहा था कि 9 महीने जब आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो, 3-4 महीने आपने बेसिक समझे, उसके बाद आपने प्रैक्टिस वगैरह करी, फिर आपको पता चली वीकनेस क्या है, उसको इम्प्रूव किया। होते होते मान लीजिए कि आप 7वें 8वें महीने पे हैं, 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो मॉक्स हैं वो देना शुरू करना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मॉक दीजिए। जनरली होता क्या है, आप एक ही कोई मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं और उसी के मॉक टेस्ट देने लगते हैं, और फिर उससे होता क्या है कि जब आप एक ही तरह के मॉक टेस्ट देने लगते हैं तो कई बार ये ऐसा ट्रेंड होता है कि एक ही तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देखें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मॉक्स फ्री में अवेलेबल रहते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल रहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की टाइप पता चल पाते हैं। अच्छा वो नहीं आ रहा है तो उसको शुरुआत में 1 महीना है आपके पास, उसको सुधार सकते हैं। कोई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको पता चलता है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि पहले पॉइंट से ही आपका लिंक रहता है, वो है कि जब आप मॉक्स वगैरह दे रहे होते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर ध्यान रखना होता है। स्ट्रेटजी पे ध्यान रखने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आप पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं, उसमें होता ये है कई बार जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले रख दिया जाता है।
और आपका सारा समय उसी में चला जाता है, फिर आपको समय कम पड़ जाता है, आसान क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि पढ़ा सब कुछ था, सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न यही है कि आपकी स्ट्रेटजी ही नहीं थी। तो जब आप मॉक यहाँ पे दे रहे हैं तभी आपको ये समझना होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होने वाली एग्जाम में, उसको आप पहले से समझ के चलिए। इसके साथ साथ जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका पास में है तो आपको सब कुछ ये पता होना चाहिए, ज़्यादा बच्चों को खैर पता ही रहता है कि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट टाइम, मतलब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कितने कर सकते हैं। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले बिना टाइमर के या फिर बिना इस बात को ध्यान में रखे कि टाइम कितना लग रहा है, ऐसे केवल करते जा रहे हैं तो बड़ा गलत अप्रोच रहता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स के सारे, लेकिन समय में सॉल्व करना बड़ी चुनौती होती है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करिए फिर टाइमर के साथ करिए। आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, पजल लगा रहे हैं प्रीलिम्स की, तो आप अपने मोबाइल में टाइमर चला सकते हैं। आप मॉक में जब दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है उसमें, पढ़ने में, पूरा सॉल्व करने में, वो सारी चीज़ें, ताकि आपको जो समय का ज्ञान है वो अच्छे तरीके से रहे एग्ज़ाम से पहले। फिर एक ये पॉइंट होता है, प्रीलिम्स से पहले कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि 1-1.5-2 महीना पहले वो जितने मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको लगाना छोड़ ही देते हैं पूरी तरीके से। होता क्या है उससे, आप 1 महीने तक केवल प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका दिमाग यूज टू हो जाता है सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चंस को करने में। आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाल भी लेंगे, फिर आपके पास बचेंगे कुछ ही समय मेंस एग्जाम के लिए। होता क्या है कि जब आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस लगाना फिर शुरू करते हैं तो आपको लगता है तो बहुत कठिन है और ये हो नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि आपका दिमाग यूज टू हो चुका है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये प्रयास करिए कि आप उस ड्यूरेशन में भी जब आपका प्रीलिम्स चल रहा है या एग्ज़ाम होने वाला है, आप कुछ मेंस लेवल के पजल्स, डीआईज, या फिर अगर मैं एसएससी के क्वेश्चंस की बात करूं तो अच्छे लेवल के जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनको आप करते रहिए। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो दिमाग है वो सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस पे यूज टू नहीं रहेगा, उसको पता रहेगा अच्छा ये मतलब आसान क्वेश्चन है, ये कठिन क्वेश्चन है। तो आप जब मेंस की तैयारी करने जाएंगे तो आप बहुत एकदम नया नया अपने आप को नहीं पाएंगे। तो ये आपको करते रहना है। अगर हम बात करें स्टेज 4 की, जो हम स्टेज 4 पे बढ़ते हैं, मतलब हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, तैयारी हमने करने को सोचा, टीचर डिसाइड किया, क्या पढ़ना है वो डिसाइड किया, 3 से 4 महीने बेसिक्स हमने अपने क्लियर किए, फिर हमने प्रैक्टिस करी, मॉक दिए, अपनी कमजोरी पता चली उसको दूर करने का प्रयास किया, फिर 1 महीना पहले हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ मेंस की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहे हम। हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल गया, हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल गया तो हमारे पास समय कम बचता है। अब ये ध्यान रखिए, मेन एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चे क्वालिफाई करें ज़्यादातर बच्चे अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप जब मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय थोड़ा कम रहता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कई सारे बच्चे शुरुआत में जैसे करंट अफेयर, जनरल नॉलेज जो होता है, अगर मैं बैंक की बात करूँ तो उसमें मेन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर आता है, एसएससी में शुरुआत में करंट अफेयर आता है, बाद में आता ही नहीं है। तो मान लीजिए आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी में मान लीजिए हैं, तो आप इंग्लिश वगैरह की तैयारी उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो रिवीजन है वो स्टार्ट करना होगा करंट अफेयर्स का। और कैसे, टाइम बाउंड मैनर में। जैसे बैंक वाले जो बच्चे तो उनको मैंने देखा है कि वो करंट अफेयर जब मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत में नहीं पढ़े रहते हैं, तो क्या करते हैं पूरा पूरा दिन करंट अफेयर पढ़ते हैं, है ना, उठा लेंगे पीडीएफ, अच्छा पूरे जुलाई महीने की है, उसमें 300 पन्ने हैं, तो पूरा पूरा दिन इसी को पढ़ने में लगा देते हैं, फिर बाकी क्वांट और रीजनिंग के लिए समय बचता नहीं। ऐसा नहीं करिएगा। अगर ऐसा करेंगे आप या ऐसा करेंगे तो फिर सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, और ये सिलेक्शन का ही फ्लो है। तो आप जब करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए तो आप अपने आप को एक टाइम बाउंड समय दीजिए कि आपको दिन में 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। होगा क्या, आप ये पाएंगे कि जितना आप दिन भर में करंट अफेयर पढ़ रहे थे उतना 3 घंटे में पढ़ लेंगे। अगर आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे अपने आप को तो आप सारा समय वेस्ट करेंगे। तो आप एक समय डिसाइड करिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि आपको रूल्स जो है उनका रिवीजन करना है, एक्सेप्शंस जो है उनका रिवीजन करना है, आपको वोकैब पढ़नी है ना, याद करनी है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें याद करनी है, तो उसको टाइम बाउंड करिए।
होगा क्या, आप पाएंगे कि लगभग आप उतना ही पढ़ पा रहे हैं जितना आप पूरे दिन में पढ़ेंगे, और आपका जो समय है वो अब बाकी चीज़ों के लिए बचेगा भी। फिर आप फोकस अपना स्टार्ट करिए हाई लेवल की पजल, हाई लेवल के डीआई, हाई लेवल के जो आपके ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके क्वेश्चन, हाई लेवल के आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आप फिर उनको करना शुरू करिए। जो थ्योरम्स वगैरह रहती हैं उन पे एक बार आपको ध्यान जाएगा तो आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिट वो आपको देगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि जब आप टाइम बाउंड मैनर में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे आप हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे जो आपका दिमाग होगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा होगा कि आप ये पाएंगे कि जो प्रीलिम्स था काफ़ी आसान था, यहाँ के पजल्स आप करके आपका दिमाग खुद ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा अपने आप को कि आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहले तैयारी है तो नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे आके ज़्यादातर बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, अच्छा ये तो बहुत कठिन हो गया है ना। फिर आपको जो न्यू पैटर्न के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बैंक की बात करूँ चाहे एसएससी की बात करूँ, जो न्यू पैटर्न के प्रॉब्लम्स हैं उनको ढूंढ करके डिफरेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ज्योमेट्री वगैरह में एसएससी में आजकल कई सारे आपके डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसे न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं जो एकदम अब सेट पैटर्न पे नहीं आ रहे हैं चीज़ें, तो वो आपको देखने होंगे। मतलब वो रहता कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा उसी में से है, बस उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। अगर आप उसके डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। तो आप अगर उनको करेंगे तो होगा क्या कि आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम से पहले। फिर आपको जो मॉक्स हैं वो अल्टरनेट डेज पे देने होंगे। क्यों अल्टरनेट डेज पे? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लेट से कि बीच में 20-25 दिन का समय है, तो शुरुआत में तो आप अल्टरनेट डेज पे ही मॉक दीजिए, जिससे आपको ये पता चल पाए अभी मॉक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, साथ ही साथ कौन सा पार्ट है जो अभी आप फंसा रहा है आपको। मतलब वो पजल में आप फंस पा रहे हैं कि एक भी पजल नहीं कर पा रहे, या डीआई समझ नहीं आ रही, ताकि जो अगला दिन आपका बचे आप उस दिक्कत को दूर करने में लगाएं। जब आपके एग्जाम के 1 हफ्ते बचे, 10 दिन बचे, तब आपको डेली मॉक देना चाहिए। डेली मॉक देने से होगा क्या कि जब आपकी जो दिक्कत या परेशानियां जो शुरुआत में आपको झेलने को मिल रही थी, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं किसी टीचर से या फिर किसी की सहायता से कि अच्छा ये पजल वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, तो या फिर डीआई वाला पार्ट है यहाँ पे फंस रहा हूँ, ट्रिग्नो वाला पार्ट है यहाँ पे फंस रहा हूँ, तो जब आप पढ़ लेंगे उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जब आप फिर मॉक देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा इंप्रूवमेंट आ रही है। मेन एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट अगर आपके अच्छे होंगे है ना, तो आप देखेंगे कि आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। होगा क्या कि यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, अगर मैं बैंक की बात करूँ कि मान लीजिए आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वांट की बात करूँ तो जो जिनका सिलेक्शन होता है ऐसा नहीं होगा, तो होता है कि 25-30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं। जिनका सिलेक्शन होता भी है ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इतना ही कर पाते हैं, है ना। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना, चाहे वो बैंक की बात करूँ चाहे एसएससी की बात करूँ। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तब आप उस पर अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन ही ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो समझ नहीं पाते स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये सब कुछ होता है कि आप जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए डायरेक्शन, तभी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप कुछ और लिखा रहेगा, आप कुछ और अटेम्प्ट करके चले आएंगे। तो ये आपकी मेंस की तैयारी आपकी ऐसे आपकी होनी चाहिए जो बीच का समय आपका बचा हुआ है। बाकी तो आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन आपने दिया, सिलेक्शन हो गया आपका, बहुत बहुत बधाई। स्टेज 5 पे हम आते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन में। कुछ एग्ज़ाम में क्लर्क वगैरह में नहीं होता है, पीओ वगैरह में होता है, ऐसे एसएससी के एग्ज़ाम में भी होता है। तो अगर आपका इंटरव्यू है उसके लिए कैसे पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इंटरव्यू होते हैं बैंक एसएससी इन सब में, ये सारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये ऐसा कुछ, जैसे कई सारे बच्चे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो यूपीएससी के इंटरव्यू से रिलेट करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उस इंटरव्यू को भी देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो इंटरव्यू होता है वो आपके ऊपर होता है, मतलब आप कौन हैं ये आपको दिखाना होता है, ये उनको पता करना है। आपके पास नॉलेज कितनी है वो तो रिटन एग्जाम में पहले ही चेक हो चुका है, तभी आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं। तो इंटरव्यू में आपको क्या करना होता है, आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अपने बारे में मतलब क्या है, आप कौन हैं, आपका परिवार, आप किस शहर से हैं, आपके शहर के बारे में क्या चीज़ खास है, किस स्टेट से हैं, ऐसी चीज़ें
आपकी हॉबीज़ क्या हैं, यही सारी चीज़ें। वहीं से आपके 70-80% क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी क्वेश्चंस, अब आप बैंक के एग्ज़ाम में गए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में गए हैं, तो जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं या जो न्यूज़ हैं बैंकिंग अवेयरनेस की कि आरबीआई ने कुछ रेट में बदलाव किया, उसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो आपको करंट अफेयर में देखना होगा, तो आप समझ जाएंगे आसानी से। इसके बाद जो आपका मेन पार्ट होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो होता है जेस्चर कंट्रोल का, वॉइस टोन का, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका रहता है। कई सारे बच्चों को आता सब कुछ रहता है, लेकिन बेचारे इतना डरे रहते हैं, वो आते हुए क्वेश्चन को भी बड़े घबरा घबरा के आंसर करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बड़ा लो रहता है, तो वो इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिलते। या फिर कई बच्चों की कई सारी आदतें होती हैं, कुछ बच्चों को जब इंटरव्यू लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा तो ऐसे आसमान देखने लगते हैं, सर खुजलाने लगते हैं ऐसे। तो ऐसे जेस्चर कंट्रोल पे आपको ध्यान रखना होता है कि उसको कैसे आप सही तरीके से, मतलब एक सभ्य इंसान की तरह वहाँ पे बिहेव करें। कई बच्चों की वॉइस टोन की भी समस्या होती है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा धीरे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा डरे हुए से हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो इतना लाउड बोलते हैं कि लगता है बड़े अग्रेसिव हैं, है ना। तो आपकी टोन कैसी होनी चाहिए इंटरव्यूअर के सामने, उस पर थोड़ा काम करना होता है। तो यही सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए। बाकी आपको थोड़ा अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन को और अच्छा करना है, तो जब आप कोई भी मेन एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, इंटरव्यू स्टेज में पहुंचते हैं, तो तमाम जितने भी कोचिंग वगैरह हैं सब जगह आपको मॉक इंटरव्यू देखने को मिलता है। आप मॉक इंटरव्यू वहाँ से दीजिए, वहाँ से जो फीडबैक आपको प्राप्त होता है उसको नोट करें, उस पर काम करिए, फिर से इंटरव्यू दीजिए। तो आप ऐसे 2-4 इंटरव्यू दे देंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। फिर आप जब इंटरव्यू के सामने बैठेंगे तो डरे डरे से आप प्रतीत नहीं होंगे। तो ये आपका इंटरव्यू वाला है, तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं करना होता है, बस छोटी छोटी चीज़ें जिस पर आपको ध्यान रखना होता है। इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ तो आपके जो आपका सिलेक्शन है उसके होने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, सिलेक्शन मान लीजिए आपका हो भी गया तो वो उस समय तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों के अंदर डर रहता है। सिलेक्शन के बाद करना क्या होता है? सिलेक्शन के बाद मान लीजिए आपका बैंक में सिलेक्शन हुआ, आपको कोई एक बैंक मिल गया, तो आप क्या करेंगे कि आपके बगल में अगर वो वाली बैंक खुली है एसबीआई, तो उसके ब्रांच में भागेंगे, या फिर उसका जोनल ऑफिस होगा वहाँ भागेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, नौकरी दो। ऐसा नहीं होता। आपको जो ऑफिशियल मेल होती है उसका वेट करना होता है। आपकी ईमेल आईडी जो आपकी होगी जिससे आपने फॉर्म भरा होगा, उसी पे आपको मेल प्राप्त होगा, आपके सिलेक्शन की आपको बधाई दी जाएगी। फिर आपको कौन सी डेट पे कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कितने बजे रिपोर्ट करना है, किन डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें उस मेल में, ऑफिशियल मेल में आपके सामने लिखी हुई आएंगी। चाहे बैंक की बात हो, एसएससी की बात हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको एज इट इज़ वैसा ही करना होता है जैसा उसमें लिखा होता है। कई सारे बच्चे ऐसा होता है, कई सारे बहुत कम मात्रा में ऐसे बच्चे होते हैं जो जिस डेट पे ज्वाइनिंग के लिए कॉल जाती है, ऐसा नहीं कि उस दिन अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, बाद में ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन ये प्रयास करिए कि आप उसी डेट को ज्वाइन करिए, सेम डेट को। भले ही किसी की शादी हो रही हो कि अच्छा शादी में जाना है तो आज नहीं कल ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा ना करिए। अगर आप सेम डेट में ज्वाइन नहीं करते हैं उसका नुकसान क्या होता है, आपकी जो सीनियरिटी होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कि जिसने मान लीजिए आज 16 तारीख है, आज किसी ने ज्वाइन किया, आप 17 तारीख को ज्वाइन करेंगे, तो आपसे एक दिन का सीनियर है, तो प्रमोशन में इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है ना। फिर वो प्रमोट होकर के आपसे कई स्टेप आगे चला जाएगा और आप जूनियर रह जाएंगे। तो आप सेम डेट पे ज्वाइन करने का प्रयास करिए, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, बस आपको जाके ज्वाइन ही करना है। फिर लिखा हुआ है कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप घर से तैयारी कर रहे हैं, अपने घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे बाहर रह के भी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ साल तक एक ही जगह रह जाते हैं तो वहाँ से भी मोह एक लग जाता है। आपको ज्वाइनिंग जो मिले वो आपके घर पे ना मिले, मतलब आपकी सिटी में ना मिले, थोड़ा दूर शहर में मिले, कई बार स्टेट ही अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, मानसिक तौर पे। मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि जिनका सिलेक्शन हुआ, अच्छी जगह पे पोस्टिंग हुई, लेकिन घर से बहुत दूर पोस्टिंग हुई, इस डिप्रेशन में आकर के वो ज़्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाए, नौकरी छोड़नी पड़ गई। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं रखेंगे अपने आप को और यही सोच के उठेंगे नहीं हमको तो यहीं ज्वाइनिंग मिलेगी, तब फिर या फिर पोस्टिंग यहीं मिलेगी, और उसके बाद आपको कहीं आप यूपी के हैं और आपको पोस्टिंग मिल गई कर्नाटका में, तब फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा अपने आप को मेंटली कि पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। अब बाहर अगर कहीं मिलती है तो उसको कैसे आपको अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, है ना।
फिर लिखा जॉब इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, टेक इट सीरियसली। कई बार कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो संघर्ष है और जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो इस सिलेक्शन के बाद आकर के ख़त्म हो जाता है। मतलब अब एकदम चैन की नींद सोना है और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी है। ये पूरी तरह गलत बात है। आप किसी भी जॉब में रहेंगे, चाहे वो बैंक की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, हर एक जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक जॉब की अपनी एक डिमांड होती है, हर एक जॉब की अपनी टाइमिंग होती है। जैसे बैंक में बात करें तो बड़ा मजाक ऐसा बनाया जाता है कि रात में अगर 12 बजे कुत्ता भौंके तो जान लेना कि बैंक पीओ कोई घर जा रहा है। मतलब एक ऐसा समय भी होता है साल भर में जब ज़्यादा देर तक भी नौकरी करनी पड़ सकती है। तो हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप ऐसा सोच के जाए कि अब तो आपके लिए फूलों की से सजी हुई, बस आपको वहाँ जाना है, 8 घंटे कुर्सी तोड़ना है और चले आना, कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको जॉब को बहुत सीरियसली लेना होता है, क्योंकि आपको पैसा मिलता है, चाहे वो सरकारी पैसा ही क्यों ना हो, बहुत मेहनत से मिलता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिएगा। कई सारे बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं, कहते हैं बहुत टेंशन हो गई तो कोई भी काम आजकल के समय ऐसा नहीं है जो टेंशन फ्री हो, है ना। हर एक काम में अपनी टेंशन है। तो टेंशन, जो स्ट्रगल है, जो हार्ड वर्क है, वो आपको करना ही पड़ेगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए तैयार रखिए अपने आप को मेंटली कि आपका जो आराम वाला पीरियड, हाँ ये अलग बात है, आपको एक सुकून मिलेगा, अपने पैरों पे खड़े हैं, आपको एक मतलब आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आपकी छुट्टियां मिलेंगी आपको, तो वो सब रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अब 12 महीने आराम है, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप तैयार रखिए अपने आप को। तो ये है पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस सिलेक्शन का, कि आप कैसे अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे, कितने स्टेजेस से गुजरेंगे और सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिनको आप पाएंगे कि वहाँ पे आप हो सकता है गलतियाँ कर रहे हों। और आप अपने आप को ज़रूर मेजर करिएगा कि जितने स्टेजेस मैंने आपके सामने रखे हैं, कि आप किसी एक ही स्टेज में तो फंसे हुए नहीं हो, कि आप अभी अपने आप को न्यू कवर ही माने जा रहे हो, 1 साल हो गए उससे ज़्यादा, कह रहे अभी तो नया नया हूँ मैं। तो अगर आप एक ही स्टेज में हो तो प्रयास करिए आप अपने स्टेज को एडवांस करिए, उसमें आगे बढ़िए, ताकि आप दूसरे स्टेज तक पहुंच सको अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।